नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं नगमा और आज तीसरे फेज की वोटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए मतदान जारी है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं 10% लगभग वोटिंग हुई है सुबह से और ये 9 बजे के आंकड़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस फेज में कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जी बिल्कुल, और 11 राज्यों की 93 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम वो बड़े सियासत के चेहरे जिन्होंने आज सुबह सुबह सबसे पहले मतदान किया और लोगों को संदेश दिया कि सबसे जो अहम काम है चुनाव के इस उत्सव के दौरान वो है आपका मतदान करना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वीएस येदियुरप्पा, शरद पवार, तमाम वो बड़े चेहरे सियासत के वो दिग्गज मैदान में जो ताल ठोक रहे हैं और चुनाव के दिन मतदान करने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र पटेल, गुजरात के सीएम, अभिनेत्री, जो फिल्मी चेहरे उन्होंने भी मतदान यहां पर किया। यूपी के राज्यपाल ने मतदान किया। तो तमाम ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरीके से एक संदेश देने की नगमा यहां पर कोशिश हो रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करें। खुशी की बात यह है कि जो 9 बजे तक का वोटिंग का आंकड़ा आया है वो अगर हम पिछले 2 फेज से तुलना कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफा यहां पर नजर आता है। और उसमें भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से कुछ फर्क देखा जा रहा है। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन जगहों पर, असम में बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि अच्छे औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो इस वक्त यही देखना होगा कि आगे अब पारा बहुत चढ़ेगा। बहुत सारे इलाकों में, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, चंबल जैसे क्षेत्र, जहां पर हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे थे कि अभी से 40 डिग्री के लगभग तापमान है, तो कितना असर पड़ता है वोटिंग पर, यह देखना है। पर सुबह में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में अच्छी वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में बहुत कम था वोटिंग परसेंट, पर कुछ देर में दोबारा एक औसत आएगा आंकड़ा कि कितना और वोट अब तक डाला गया है। मुझे यहाँ पर जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे एक फैक्टर यहाँ पर और नजर आ रहा है। पहला फैक्टर तो ये कि जो पहले 2 चरण के मतदान हुए हैं उनमें शादियों का सीजन था। दूसरा फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो ये कि दोनों ही चरण के जो मतदान थे वो लॉन्ग वीकेंड वहां पर पड़ा था और उस समय एक आकलन ये भी किया जा रहा था, एक बात ये भी कही जा रही थी कि लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाकर लोग घूमने निकल गए और मतदान पर उन्होंने ध्यान कम दिया। लेकिन इस बार वर्किंग डे में मतदान हुआ है, वीकेंड के दिन मतदान नहीं हुआ है, शादियों का सीजन अब नहीं है। तो ऐसे में देखना है कि ये 2 फैक्टर मतदान को बढ़ाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये ग्राफ आप देख सकते हैं। सुबह 9 बजे 10.1% मतदान हुआ है। अगर ये 2019 का हम बात कर रहे हैं, 2019 में सुबह 9 बजे तक 10.1% मतदान हुआ था। जबकि अगर हम बात करें 2024 की तो यहां पर थोड़ा सा इजाफा नजर आता है और वो है 0.4% का इजाफा। 10.5% 2024 के तीसरे चरण में मतदान हुआ है। 2019 की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण का ओवरऑल मतदान जो था 66.9% रहा था। नगमा, तो कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है सुबह ही। लेकिन ये दिलचस्प है कि बार बार प्रधानमंत्री भी और बड़े नेता अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकले, वोट डालें, क्योंकि पहले जो 2 फेज में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया था। ऐसा लग रहा है क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि आप निकलें और वोट जरूर डालें। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हिमांशु शेखर आगरा से हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस दफा जो सीटें हैं हिमांशु, उसमें कई सीटों पर खास करके दिलचस्पी है। एक तो डिंपल यादव की सीट भी है, कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स वहां से भी वोटिंग में है। पर उत्तर प्रदेश में भी इस दफा जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज देखे जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है। पर अभी इस समय आप जहां पे मौजूद हैं वहां का क्या हाल है? देखिए, इस वक्त मैं ताजमहल के पास एक पोलिंग बूथ है वहाँ पर हूँ। ये ताज रोड पर है, एक पब्लिक स्कूल है और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है जो यहाँ पर बनाया गया है, एक मॉडल पोलिंग स्टेशन। और मॉडल पोलिंग स्टेशन जो होता है वहाँ पर बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर एक सचिन तेंदुलकर की एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है और जो एक उस अभियान का हिस्सा है चुनाव आयोग के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें। और यहाँ इस पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की जो संख्या है उसमें कुछ सुधार पिछले कुछ समय में हुआ है। लेकिन थोड़ी देर पहले नगमा मैं एक दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने था। सुबह जब शुरुआत हुई तो 20-25 लोग केंद्र पर आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ गया था तो इक्का दुक्का मतदाता ही वहाँ पर आ रहे थे। और पहले 2-3 घंटे में 10 बजे तक आगरा में जो वोटिंग है वो करीब 12% के आसपास रिकॉर्ड की गई है, जबकि पास के फतेहपुर सीकरी जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर 15% के आसपास मतदान हुआ है। 2019 में आगरा में जो मतदान का प्रतिशत था वो 59% के आसपास था। इस बार क्या उससे कम रहेगा या 59 हो पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार आगरा में चुनाव आयोग ने
जो जिला प्रशासन है उसके साथ मिलकर एक कैंपेन भी चलाया था। और एक नसीम भाई हमारे साथ हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं आगरा में। वोटिंग प्रतिशत को लेकर चिंता है क्योंकि आगरा में पिछले लोकसभा और जो पिछले विधानसभा में यूपी के औसत से कम मतदान हुआ था। क्यों यहाँ पर वोटर जो है शहरी इलाकों में कम मतदान करते हैं? हाँ, देखिए, जो 2019 की बात करें तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 60% वोट पड़ा था और आगरा में 59% था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अभी 11 बजे 10 बजे तक का आया है, फतेहपुर सीकरी में करीब 15+ % है और यहाँ करीब 12 पॉइंट कुछ हुआ है। तो अभी सुबह तो वोटर निकल रहा था, इसके पीछे मैं कह सकता हूँ कि जो तापमान बढ़ रहा है, जो हीट वेव बढ़ रही है, उसकी वजह से अभी हम बैठे हैं। अभी हमने देखा था 37% वेदर था, तापमान था, 30 डिग्री सेल्सियस था। तो ये अभी जो रहेगा दोपहर में, अगर तापमान बढ़ता है, क्योंकि कल आगरा में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था, अगर तापमान बढ़ता है तो वोटर जो है घर से निकलने में दिक्कत हो रही है उसको। तो ये वोट आते हैं हिमांशु आपके पास, हम फटाफट रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनुराग से भी पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वोटिंग की। मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आज 9 सीटों पर मतदान यहां हो रहा है और अनुराग, ये 9 की 9 सीटें पिछली बार जो तीसरे चरण में इस बार है वो बीजेपी के खाते में थी। सबसे पहले तो मतदान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 4 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, क्या रफ्तार पकड़ी है, क्या स्टेटस वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा देश के तमाम शहरों में हो रहा है, मैं आपको तस्वीरें ही दिखा देता हूं क्योंकि सुबह लंबी कतारें थी और अब इस वक्त ये जो मतदान केंद्र है यहाँ पर लगभग 400 के करीब मतदाता हैं। सुबह यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग हैं वहाँ पर इक्का दुक्का आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपने वोट डाल दिया आपने? जी। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? ये एक तो मेन तो यही है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अच्छा, हिंदुत्व की बात है। अच्छा, और आपका नाम भाई साहब? मैं महेश प्रजापति। आपने भी वोट डाल दिया? जी। तो दोनों अपनी उंगलियां तो दिखा दीजिए ताकि और लोग घरों से निकले और मतदान करें। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दा जो है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार। तो सरकार को समर्थन की। तो देखिए, 2 अलग अलग लोग हैं लेकिन कमोबेश एक ही जैसी बातें हैं उनकी कि सरकार को समर्थन देने के मतदान कर रहे हैं। कुछ महिला मतदाता भी हैं यहाँ पर, अगर आपके पास वक्त होगा तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहरहाल जो भोपाल के भी अलग अलग इलाकों में या मतदान केंद्रों में ये बच्चे भी आए हैं। बच्चे किसके साथ आ गए आप लोग? आपके साथ, दादी के साथ। आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिया। अच्छा, क्या मुद्दे रहते हैं मैम आप लोगों के लिए, क्या सोचकर वोट डाले? बच्चे भी आए हैं आपके साथ, छोटे छोटे। मैं अभी सरकारी कर्मचारी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई अलग अलग दिक्कतें हैं ना, कोई बात नहीं। आपने मतदान का इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल, वो सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए उनका कहना है कि वो शायद बात नहीं कर पाएंगी, तो कोई बात नहीं। हमने उनके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, तो लोकतंत्र के इस पर्व में वो शिरकत करने आए हैं। तो हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलें, मतदान करें। पिछली दफे भोपाल ने मतदान प्रतिशत बढ़ाया था, लगभग 65% के आसपास मतदान हुआ था नगमा। उम्मीद करते हैं कि इस बार उससे भी ज्यादा हो। जी जी, शुक्रिया। बिल्कुल, सुबह में तो अच्छी वहाँ पे लाइन दिखाई दे रही थी, वोटिंग परसेंट भी बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर था। इस समय धूप बढ़ रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो लोग भी कम निकल रहे हैं। शुक्रिया आपका अनुराग। और अनुराग, आपने बात की कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह से भी। इस दफ़ा कई दिग्गज वहाँ पर महाराजा जो हैं वो चुनावी मैदान में, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर दिग्विजय सिंह हो। तो दिग्विजय सिंह से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। आपको ये बातचीत दिखाते हैं पहले। आपकी सीट पर अभी क्या रिपोर्ट है, क्या लोग आ रहे हैं मतदान करने? क्योंकि हर जगह 10-12% के आसपास अच्छा वोटिंग हो रहा है। और सर, इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि काफ़ी सारा आपको देखा है कि आपने ज़मीनी मुद्दों पर ही सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में बात की है, लेकिन और कई सारी बातें इधर हो रही हैं, ख़ास करके बीच चुनाव के बीच में मटन चिकन सबकी बात होने लगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर मुख्य प्रधानमंत्री जी बातें नहीं करना चाहते तो क्या करें? और जैसा मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि ईवीएम पर आपने सवाल उठाया, लेकिन ईवीएम से ही मतदान होना है, तो इस बारे में आपको आश्वस्त हैं? देखिए, बात यह है ना, मेरा भरोसा पहले था ना आज है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोग 60% हमारे पक्ष में से अधिक मतदान कराएं, और उसके लिए हमारी यही कोशिश है कि हर बूथ पे 100 वोट मुझे बढ़ाना है। मेरे 2 छोटे छोटे और सवाल हैं। पहले 2 चरणों में लगभग 1 करोड़ ऐसे मतदाता थे जो घरों से नहीं निकले। आप लोग अपील करेंगे कि मतदाता घरों से आएं, और इतनी उदासीनता क्यों? निश्चित आना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह जो अपील कर रहे हैं कि लोगों से वो आएँ और मतदान करें, और जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर उनका यही कहना है कि जो चुनाव के बीच में इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के नहीं, अपने स्थानीय मुद्दे को लेकर ही लोग वोट करें। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। शुक्रिया आपका अनुराग। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। संजय सिंह हैं कंसल्टिंग एडिटर INS, नीरज चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और आरती जयरथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब आज सुबह हमने तस्वीरें देखी गुजरात से भी, वहाँ पे अमित शाह ने वोट डाला, प्रधानमंत्री ने अपील की है लोगों से वोट डालने की, अपने वोट भी डाला है। गुजरात में सीटें मतलब बीजेपी के लिए एक ऑलरेडी इतना कुछ है कि गुजरात में इस दफ़ा, संजय आपसे शुरू करूं तो क्या आपको लगता है? गांधीनगर तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सीट है, जाहिर है कि एक विरासत की सीट मिली है अमित शाह को भी, तो यहाँ पे एक इंदौर वो पहले ही जीत चुके, तो क्या आपको लग रहा है गुजरात में इस दफ़ा? देखिए, एक तो पहला ये है कि गुजरात में सारी की सारी सीटें आज ही चुनाव में जा रही हैं, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही अपना वोट डाल करके आए। एक मैसेज दोनों के सुबह जो वो कहते थे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उन्होंने ये करके और बाकी चुनावी सभा में निकल गए। इस दफा मंदिर जो है वो बाद में गए, वोट पहले डाल दिया था, थोड़ा ऑर्डर रिवर्स हुआ था। हाँ, तो कई बार ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये है कि गुजरात एक बहुत स्ट्रांग फोटे है बीजेपी का, मतलब समय से, और 100% वहाँ मतलब पिछले 2 चुनाव से लगातार वहाँ सारी की सारी सीटें जीते हैं। इस बार भी कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि जहां कोई इसके उलट कोई नतीजे आए, बिकॉज 2-3 चीज़ें हैं। एक, जो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने या होम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह ने गुजरात को छोड़ा नहीं। वो जहां भी जाते वो बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं मूलतः गुजरात से हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं एक विपक्ष भी सामने अगर खड़ा हो सके तो फिर एक चैलेंज होता है। तो यहाँ पे विपक्ष की कोई गुंजाइश लग रही है इस दफा आपको आरती, कहीं पे किसी इलाके में गुजरात में? कुछ भी नहीं। जैसे संजय जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल भाजपा का फोर्ट है, और जब से नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, मतलब वो तो यहाँ के चुनाव हारे ही नहीं है, तो मुझे कुछ अंतर नहीं लग रहा। और आप देख लीजिए, एक ऑलरेडी सूरत का चुनाव तो जीत ही गई बीजेपी। मैं यहाँ पे आती थी आपसे मतलब वोट डालने से पहले ही जीत गई। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि एक बड़ा चर्चा हो रही थी इस चुनाव से, गुजरात में वोटिंग से पहले, जब राजस्थान में वोटिंग हुई तब भी चर्चा हो रही थी रूपाला के बयान की। क्या कहीं कोई वो फैक्टर है, हालांकि वो माफी मांग चुके हैं, पार्टी नेतृत्व ने पैचअप की कोशिश भी की है, क्या कहीं कोई फैक्टर है या फिर कोई चैलेंज ही नहीं है? मुझे लगता है कोई चैलेंज ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग जो नाराज हैं वो घर में बैठेंगे, तो शायद वोटर टर्नआउट पे असर पड़ेगा राजकोट में, पर वैसे तो मतलब ओवरऑल गुजरात में ये फैक्टर नहीं रहेगा। नीरजा जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने गुजरात में देखा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने रुख किया बीजेपी के दामन थामा, और अर्जुन मोढवाडिया का प्रमुखता से उसमें नाम सामने आता है। हमने एक इलेक्शन वो भी देखा था जब बहुत टफ फाइट हुई थी, अर्जुन मोढवाडिया लीड कर रहे थे, 99 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद से लगता है कि जैसे पार्टी वहां पर एक डिमोरलाइज्ड हो गई है। इसकी वजह आप क्या देखती हैं? बिल्कुल सही है, ऑपोजिशन ने हथियार डाल दिए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि पहले के कुछ चुनावों में अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, उससे पहले कांग्रेस ने भी कोशिश की थी। याद है जब अशोक गहलोत एडवाइज़र थे राहुल गांधी के, तो गुजरात में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, मेजॉरिटी फिगर के पास आ गए थे। लेकिन अब अगर आप लोगों से बात करो, कुछ लोग कहते हैं मूड बदल रहा है, पर आज कोई बिलीव नहीं करता है मूड बदलने का। आज जो इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है कि लीड कितनी होगी अमित शाह की, पिछली बार 5 लाख थी, इस बार 10 लाख। तो गोल ये नहीं कि जीतना है, सबको पता है जीत रहे हैं, किस मार्जिन से जीतना है, तो हर कैंडिडेट के लिए ये एक गोल हो गया है। तो गुजरात तो मुझे लगता है एक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, लेकिन ऑपोजिशन ने कंप्लीटली हथियार डाल दिए हैं। तो अब गुजरात से आगे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें नीरजा जी, तो उत्तर प्रदेश में अपनी वोटिंग परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कि उस तरह का वेव नहीं नज़र आ रहा है जैसा आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड था, कुछ उम्मीद थी, खास करके राम मंदिर के बाद की बहुत भावनात्मक चुनाव रहेगा और लोग ह्यूज वोटर टर्नआउट होने की उम्मीद थी, वहाँ पे कहीं कुछ मायूसी सी दिखाई दे रही है? देखिए, एक अनमनापन था
जो राउंड्स अभी तक हुए हैं, लोग उस मात्रा में नहीं निकले जितना एक्सपेक्टेड था कि मोदी वेव पुलवामा में उत्तर प्रदेश में, क्यों इतना बड़ा एक इवेंट वहां पे हुआ राम मंदिर के उद्घाटन का। बिल्कुल, राम मंदिर का इश्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाजपा मानती थी कि राम मंदिर 2024 का पुलवामा होगा, वो नहीं हुआ। अगर आप लोगों से बात करिए, लोग खुश हैं, जिससे भी बात करिए, लेकिन आप उनसे कहिए आप क्यों वोट करने जा रहे हैं भाजपा को, तो राम मंदिर टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं आता है उनके। वो कहेंगे 370, वो कहेंगे पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, वो प्रधानमंत्री की लीडरशिप। फिर आप कहेंगे व्हाट अबाउट राम मंदिर, तो कहेंगे हाँ राम मंदिर से हम बहुत खुश हैं, हमारे रिश्तेदार गए, हम प्लान कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो लोग वहां होके आए, उनके पैर छू रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। संजय यहाँ पर जो है जी कैचिंग इशू, थर्ड फेज में जो जा रही है सीटें, जी थोड़ा जल्दी पीक कर गया। मतलब ये उद्घाटन तो जनवरी में हुआ था तो बाद में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, वो उसका मोमेंटम 4 महीने के लिए रखना बहुत मुश्किल बात है, तो ये बहुत जल्दी पीक हो गया ये मुद्दा। तो ये मतलब संजय मुद्दा नहीं हो पाया, ऐसा टॉप ऑफ द माइंड नहीं है वोटिंग के लिए उत्तर प्रदेश में, या कुछ आपको लगता है कि लोग कहते उतना नहीं है पर वोटिंग पैटर्न में क्या है कि नगमा, लोगों ने इस चीज को इंटरनलाइज कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जो आप वोटर के हिसाब से देखेंगे या जर्नलिस्ट जो जाकर के सवाल पूछते हैं, आप भी राम मंदिर पहला सवाल नहीं पूछते हैं, तो जब आप उस चीज को कहते हैं उसको इंटरनलाइज कर लिया है। खुशी मतलब अगर आप नॉर्थ टू साउथ कहें, ईस्ट टू वेस्ट कहें, तो सभी जगह उस राम मंदिर को लेकर के है कि इन्होंने बनवा दिया। लेकिन उसको आप बार बार अगर आप इस चीज को कहेंगे और बार बार वो आएगा, तो फिर ये होगा कि ये चुनाव मुद्दों के आधार पे नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के आधार पे हो रहा है। तो ये भी अगर उस नजरिए से देखेंगे तो एक चीज इंटरनलाइज करने के बाद बाकी मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं और वहां जाकर के वोट करते हैं। क्योंकि यूपी में आज मतलब एज इट इज ये पूरा फेज जो है, बीजेपी काफी स्ट्रांग है, जितने मतलब अबाउट 90% का उनका स्ट्राइक रेट है। तो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फेज को वो पिछली बार का जो मोमेंटम था उसको कैरी करें। आरती से मैं यहाँ पे सवाल करूंगा, जैसे संजय जी ने कहा कि इस बार के फेज में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% का, 10 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी। चैलेंज किसके लिए बड़ा है, मेंटेन करना बीजेपी के लिए, या यादव लैंड की बात भी हो रही है, जो सफाई परिवार है उसकी बात भी हो रही है, उनके लिए कि इसको और बढ़ाना किसके लिए चैलेंज बड़ा है? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है यूपी में। उन्होंने एक्चुअली मुसलमानों को कम टिकट दिया है और यादवों को भी कम टिकट दिया। हालांकि अपने परिवार में से, उसके परिवार में से 4 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, पर यादव एज अ कम्युनिटी वो टिकट कम बांटे हैं। और उन्होंने एक्चुअली अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसीज को इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो ये मतलब जो बीजेपी की हेगमनी है ओबीसी वोट पे, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हो गया है चुनाव कि ये कितना डेंट कर पाएंगे बीजेपी के ओबीसी वोट को, कि बीजेपी का जो लाभार्थी स्कीम्स हैं और योगी आदित्यनाथ का जो सरकार है, जो लॉ एंड ऑर्डर में लोग बहुत तारीफ करते हैं, कि उन 2 मुद्दों को लेके ओबीसी मोदी जी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ये टेस्ट है इस बार, तो इसलिए थोड़ा दिलचस्पी है जी। आप दोनों ने पहले हमने राम मंदिर की बात की थी, एक ब्रेक लेंगे, पर उससे पहले नीरजा जी आपसे कमेंट कि उत्तर प्रदेश में आप कुछ भी कहें, इलेक्शंस जो है वो जाहिर है कि कास्ट और या जाति समीकरण जो है उसी पे है मूल मुद्दा। जब शुरू में गए वहाँ यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, तो लोगों ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है। कैंडिडेट्स ने सबने एक मुझे तो एक शख्स नहीं मिला जिसने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन है इस बार। लेकिन वो 2 फेजेस के बाद वो टर्न दिया गया है। अब कितना ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट है वो देखने लायक चीज होगी। लेकिन जो राजपूत नाराज था जी, और उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की, वो एक बहुत सीरियस चीज थी। और जब प्रधानमंत्री अयोध्या गए कल, जो रोड शो हुआ था, उसमें योगी आदित्यनाथ उनके बगल में बहुत प्रोमिनेंटली खड़े थे, उनको प्रोजेक्ट किया गया। तो एक सिग्नल देने की कोशिश थी कि ये सारा मसला ठीक हो गया है और हम आगे बढ़ने वाले हैं इकट्ठे। ब्रेक लेने से पहले एक छोटा सा कमेंट मैं आरती जी से यहाँ पे लेना चाहूंगा। बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में यूपी में? एक्चुअली बीएसपी तो कमजोर होती जा रही है और मतलब जो लोगों में चर्चा फैल रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। अगर आप देखेंगे जौनपुर में उन्होंने कैंडिडेट आखिर में बदल दिया,
पहले तो वो धनंजय सिंह की पत्नी को दिया था उन्होंने टिकट, अब वो आखिर में बदल दिया है और उन्होंने आई डोंट रिमेम्बर हु बट जो टिकट दिया है वो कह रहे हैं कि बेसिकली एसपी के वोटों को काटने के लिए उन्होंने कैंडिडेट चुना है। तो मतलब यही चर्चा हो रही है कि वो तो बी टीम है, बीएसपी को लेकर ये हमेशा से चर्चा बिल्कुल होती रही है और इस बार किस तरफ ये जाटव का वोट जाएगा, जैसे आगरा में तो जाटव का वोट काफी डोमिनेंट है, तो किस तरफ ये जाटव का वोट जाएगा, बीजेपी की तरफ कि सपा की तरफ, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। दूसरे राज्य भी हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, बात कर्नाटका की करेंगे, महाराष्ट्र की करेंगे, मध्य प्रदेश और इन तमाम जगहों पर बीजेपी के लिए, खास करके कर्नाटका में भी और महाराष्ट्र में भी एक बहुत इंट्रीग अभी तक बना हुआ है। तो एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप पोलिंग स्टेशन की देख रहे हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस समय पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और आपको बताएं कि चाहे बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, सबकी एक ही अपील है तमाम देश के मतदाताओं से कि सारे काम बाद में, सबसे पहला काम मतदान, क्योंकि ये आपका अधिकार ही नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र के उत्सव में वोट का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वोट के जरिए ही आप अपनी मनपसंद सरकार चुनते हैं, वोट के जरिए ही आप ये तय करते हैं कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, वोट के जरिए ही आप ये तय करते हैं कि आपके इलाके का जो कैंडिडेट है, आपके इलाके का जो जनप्रतिनिधि है, वो आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। वोट के जरिए ही आप ये तय करते हैं कि कैसे आपकी जो इच्छा के काम है, जो आप चाहते हैं अपने इलाके में काम हो, जो आप चाहते हैं देश में काम हो, वो वोट के जरिए ही आप तय करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा संदेश सभी लोग जो वोटिंग करने जाते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दिग्गज नेता हो, वो एक ही संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान कीजिए। चुनाव आयोग भी इसके लिए लगातार प्रयासरत रहता है कि आपको मतदान करना है। और इस लोकतंत्र के उत्सव में गौतम अडानी भी अपनी भागीदारी निभाते हुए मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और इस समय तमाम जो प्रोसीजर होता है, मतदान से जुड़ा हुआ वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद इंक लगाई जाती है, उसके बाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ा जाता है, वो तमाम प्रक्रियाओं का यहाँ पर पालन हो रहा है, क्योंकि मतदान की एक प्रक्रिया है और चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई खास आदमी हो, वो तमाम प्रोसेस का पालन सबको करना पड़ता है। नकमा, ये तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है जहां पर 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अहमदाबाद की। पहले यहां पर गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने पहुंचे, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई। वो पहले अपने पड़ोसियों के घर गए, वहां पर जलपान किया, ये तमाम तस्वीरें आई थी। और उसके बाद कामदेव महादेव के वहां पे वो मंदिर में पहुंचे थे। आप उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमने दिखाई। उन्होंने वहां पर अपील भी की लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में निकले, वोट डालें और आज के मतदान को उत्सव के रूप में मनाएं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अहमदाबाद की, जहां पर वोट डालते नजर आ रहे हैं गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन वोट डालने के लिए समय पहुंचे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात में आज काफ़ी हाई प्रोफाइल तमाम लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये तमाम लोगों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अमित शाह ने उसके बाद लोगों से भी बात की है और अपील की है, बार बार अपने पड़ोसियों के पास गए, जिस घर में वो पहले रहते थे वहां पर गए, आस पड़ोस में सबसे अपील की कि बाहर निकलें और वोट डालें। तो आज तीसरा चरण है और 11 राज्यों में वोटिंग हो रही है। 93 सीटों पर ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है इस समय जारी है। सुबह की बात करें तो 9 बजे तक जो आंकड़े आए थे उसमें छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट सवेरे 9 बजे तक नजर आया था। धीरे धीरे ये बढ़ भी रहा है। कुछ जगहों से महाराष्ट्र से सुबह के समय तक कुछ कम था वोटिंग परसेंटेज, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। एमपी की 9 और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो आपको तस्वीर हम अहमदाबाद की इस वोटिंग बूथ की दिखा रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, और इस समय वो जो कैबिन बना होता है वोटिंग के लिए, वहां पर गौतम अडानी पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। उससे पहले जो वोटिंग से पहले का पूरा प्रोसेस होता है उसका उन्होंने पालन किया और आगे बढ़कर अब वो वोटिंग कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा आया है वो 10.5% हुआ है। अगर पिछले 2 चरणों से हम इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो हम आपको बता दें कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले 9 बजे तक की वोटिंग में इजाफा हुआ है। और हम उम्मीद यही करते हैं, हम भी यही अपील करते हैं तमाम अपने देशवासियों से, तमाम वोटर से, एनडीटीवी भी लगातार यही
अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि मताधिकार केवल आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। और आपको बता दें कि गुजरात की कुल 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यानी कि आज के फेज के बाद गुजरात में वोटिंग खत्म हो जाएगी। 25 सीटें इसलिए क्योंकि एक सीट ऐसी है सूरत की जो निर्विरोध बीजेपी के खाते में चली गई है। बाकी 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं जहां पर अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने वोट कास्ट किया है, वो अहमदाबाद के पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया और एक संदेश यहां पर दिया कि तमाम लोग इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, उसे निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। नगमा जी, लगातार हम आपको वोटिंग की ये खबरें जो दिखा रहे हैं, बहुत सारी हॉट सीट्स हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश में विदिशा, ये तमाम चीज़ें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस राउंड में, थर्ड राउंड में कई दिग्गज जो हैं चुनावी मैदान में हैं। 11 बजे तक की एक वोटिंग का पहले बता दें। हम अभी जो वोटिंग हुई है इसमें वोटिंग प्रतिशत 11 बजे तक का है 25.4% मतदान है, जिसमें असम में 27.3% मतदान हुए हैं और बिहार में 24.4%, छत्तीसगढ़ इन सबसे आगे है 29.9%, लगभग 30%, दादर और नागर हवेली और दमनदीव में 24.7%, गोवा में 30.9%, गुजरात में 24.4%, कर्नाटक 24.5%, महाराष्ट्र 18.2%, मध्य प्रदेश 30.2%, यूपी में 26% और पश्चिम बंगाल में 32%। तो महाराष्ट्र में अभी भी सबसे कम है। महाराष्ट्र में सबसे कम है और महाराष्ट्र में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र में। रौनक, आपके स्टेट में क्या हो रहा है? क्यों रेस में महाराष्ट्र पिछड़ रहा है? इंपॉर्टेंट फेज है महाराष्ट्र का ये, और यहां पर फिलहाल तो जो आंकड़े आए हैं मतदान के 11 बजे तक के, वो मायूसी भरे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये मायूस करने वाले आंकड़े पहले दो फेज में भी महाराष्ट्र में बहुत कम वोटिंग देखने को मिली थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंधुदुर्ग रत्नागिरी इस लोकसभा सीट से, जहां से एक नारायण राणे बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री है। मैं आपको बता दूं कि जिन 11 सीटों पर महाराष्ट्र में इस वक्त वोटिंग चल रही है उसमें सबसे ज्यादा वो सीटें हैं जो शुगर बेल्ट पर दबदबा रखने वाली सीटें हैं। और अगर शुगर बेल्ट की बात की जाए तो एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के अध्यक्ष और देश के बड़े नेता शरद पवार का नाम जो है प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सहकारिता क्षेत्र काफी बड़ा प्रभाव रखता है। आर्थिक तौर पर कई नेताओं के व्यारे न्यारे जो है वो इस क्षेत्र ने किए और इस पर अब तक शरद पवार की पकड़ रही है। लेकिन अजीत पवार की बगावत के बाद से ये देखने को मिला है कि जो एनडीए खेमा है उसकी भी इस चीनी मिल क्षेत्र पर जो है वो अच्छी खासी पकड़ देखने को मिली है। इसलिए जिन 11 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है वहां पर यह भी फैसला हो जाएगा कि शरद पवार की क्या इस इलाके में और इस सहकारिता क्षेत्र में जो दबदबा माना जाता था क्या वो बरकरार रहेगा या नहीं। और सबसे दिलचस्प लड़ाई तो बारामती की है, जहां पर सुप्रिया सुले बनाम सुनेत्रा पवार के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बारामती लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर 9 बजे तक शुरुआत में काफी अच्छी वोटिंग जो है वो देखने को मिली। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे धूप का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो है वो वोटिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग बूथ स्टेशन पर थोड़ा कम पहुंच रहे हैं और ये एक चिंता की बात है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार अपनी उस मशीनरी की बात करती रहती है कि वे पोलिंग बूथ पर पन्ना प्रमुख उनके हैं तो वोटर्स को बाहर निकालती है। लेकिन अगर देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये मशीनरी उतनी तौर पर काम करती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले दो फेज में भी वोटिंग कम हुई है और अब भी जो आंकड़े आ रहे हैं देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज कम है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चिंता बढ़ाने का विषय है। जी, जैसे बंगाल देखें, मध्य प्रदेश देखें तो 30% वो यहाँ पे वोटिंग है, लेकिन महाराष्ट्र में 18.2। रौनक, शुक्रिया आपका, लौटते रहेंगे आपके पास वहाँ पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। पर आपने जिन जगहों की बात की है उसमें शुगर बेल्ट का जिक्र था और बारामती जहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग लड़ाई है नीरजा जी, सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार, एक भावनात्मक मुद्दा है, परिवार की लड़ाई है, पर विरासत की लड़ाई है ये पवार फैमिली के लिए कि वो बारामती किसके पास रहेगा, ये टकराव। इस बीच ये भी आ गई थी खबर के पैसे का आरोप लगा रहे हैं जो ये शरद पवार का खेमा है वो अजीत पवार पर
पैसे का आरोप लगा रहे हैं कि लोगों में पैसे बांटे गए, ये सब है, लेकिन एक तरह से ये विरासत बचाने की और शरद पवार की साख की लड़ाई है। दोनों की साख की लड़ाई है, क्योंकि जैसे लोग, मैं अभी थी वहाँ वेस्टर्न महाराष्ट्र में 2 दिन पहले तक, तो लोग कहते हैं कि एक तबका है जो कि अजीत पवार को मानता है कि काम इन्होंने किया है, लोगों के काम किए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी को वही नर्चर कर रहे थे, और जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें उनकी पैठ है, चाहे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जो भी है। तो और वो ये लोगों को कह रहे हैं कि वापस तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा काम कराने के लिए। तो अब पैसे का आरोप जैसे कि आप कह रही हैं, लेकिन एक सहानुभूति भी है शरद पवार के प्रति कि इन्होंने उंगली पकड़ के अजीत पवार को लाए जहां वो खड़े हैं आज, और इस उम्र में आप उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको ये ठीक नहीं लग रहा कि ये कष्ट पहुंचाना शरद पवार को एट द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, लोगों को लग रहा है ये ठीक नहीं है। तो अब सिंपैथी शरद पवार के पास है, स्टेट पावर और ऑर्गेनाइजेशन अजीत पवार के पास है। अब कहाँ किस तरह, और टक्कर है, लोग मानते हैं टक्कर है। जी आरती जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे, साहिब और दादा, अजीत पवार दादा कहलाते हैं और पवार साहब तो साहिब हैं ही, तो अब लोगों के बीच एक चर्चा ये भी रहती है उस इलाके में कि चेंज ऑफ गार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर ये थॉट प्रोमिनेंट है तो फिर क्या, और प्रोमिनेंट नहीं है तो फिर क्या? तो यही है ना, क्योंकि इसमें अब इमोशंस आ गए हैं। जिस तरह का व्यवहार किया है अजीत पवार ने, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा कि अपने एल्डरली अंकल को इस तरह से बैकस्टैब किया अजीत पवार ने, तो ये अब इमोशनल इशू भी हो गया है। तो हाँ, लोग चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी खड़े हो जाए, और शरद पवार जी अब तो काफ़ी एजेड हैं, उनका हेल्थ भी तो सही नहीं है, लोग चाहते हैं, पर अब इमोशनल हो गया है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। पर ये जो फेज है ना, ये सिर्फ शरद पवार फैमिली के लिए नहीं, ठाकरे फैमिली के लिए भी, क्योंकि कोंकण रीजन तो शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मतलब यही इस फेज में फैसला किया जाएगा कि असली शिवसेना कौन सा है और असली एनसीपी कौन सा है, और जो फैसला होगा इस फेज में, वो अब आगे जाके जब महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो भी होंगे 6 महीने बाद, वो असेंबली इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। असली शिवसेना और असली पवार गुट का जो एनसीपी असली कौन है, शिवसेना कौन है, ये दोनों ही इसमें डिसाइड कर देगा ये चुनाव। जो आरती कह रही थी, मूलतः विरासत किसके पास, बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास, उद्धव ठाकरे के पास कि शिंदे के पास, तो ये एक अहम चीज है। दूसरी सेम चीज शरद पवार के साथ भी लागू होती है कि बेटी के साथ कि भतीजे के साथ। एक चीज है परसेप्शन में, अगर मान लीजिए कि अजीत पवार ज्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दूसरे उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले, तो ये चीज जो है लोग उसको तय कर रहे हैं। शायद महाराष्ट्र का मेरे हिसाब से पोलिंग कम होने का कारण भी ये है कि इतना कंफ्यूजन हो गया है कि कल इधर था वो उधर था, उससे टूट करके कौन असली है कौन नकली है, कौन किसका झंडा ले लिया, तो लोगों का उत्साह खत्म है। जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी, उनके पास उनका सिंबल ही नहीं है। ये दोनों ही पार्टियों के साथ, मतलब उद्धव ठाकरे गुट का जो शिवसेना है और इधर शरद पवार साहब का जो अपना एनसीपी है, तो ये सब जो कंफ्यूजन के बीच में कुछ लोग थ्राइव कर रहे हैं, मतलब सेफोलॉजिस्ट के लिए एक नाइटमेयर सा भी हो गया है। दूसरी चीज है कि मैं अंत में मानता हूं कि चूंकि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, एक चीज जो इन्होंने कहा कि इसके बाद असेंबली इलेक्शन काफी क्लोजली वहां फॉलो करेगा, तो उसके रनअप के लिए बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही इलेक्शन पार्लियामेंट्री है, तो कहीं उसका जो एक मूड होगा, मिजाज होगा कि क्या मोदी स्विंग करके अपनी तरफ ले जाते हैं। उनका जो एक फाइनल अल्टीमेट एनालिसिस में आता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक के वोट स्विंग करने की उनकी अपनी क्षमता एक मानी जाती है। क्या उस क्षमता से महाराष्ट्र में वो जो ये महायुति है उसको लेकर के जा पाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारी ये चर्चा जारी है, लगातार अपने रिपोर्टर से भी ग्राउंड रिपोर्ट हम ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खास कवरेज जारी है, लौटते हैं जल्द।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि 11 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा आ गया है और 11 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 25.4% रहा है। जी हां, मतदान असम की अगर हम बात करें 27.3 और बिहार में 24.4, छत्तीसगढ़ में 29.9, दादर नागर हवेली और दमनदीप में 24.7, गोवा में 30.9, गुजरात में 24.4, कर्नाटक में 24.5, सबसे कम महाराष्ट्र में 18.2, मध्य प्रदेश में 30.2, यूपी में 26.1, पश्चिम बंगाल में 32.8। और मैं संजय का यहाँ पर रुक करूंगा। संजय, पश्चिम बंगाल की ही बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। क्लेम ये किया जा रहा है कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करेगी, वहां टीएमसी का कहना है कि हम इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस वामपंथ एक साथ है। तो ये समीकरण क्या इशारा कर रहा है, इस बार क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वामपंथ एक साथ है, विधानसभा में एक साथ थे, उसमें साथ में फुरफुरा शरीफ भी थे। नतीजे क्या हुए हम जानते हैं, मतलब कांग्रेस 0 पे वहां पे थी। दूसरी चीज ये है कि इस चुनाव में मेरा जो मानना है कि बीजेपी निश्चित रूप से बंगाल में बेहतर करेगी, जो पिछला परिणाम आया था उससे। इशू ये है कि हर फेज के अलग अलग मोमेंटम है। इस बार अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी पहले से ज़्यादा कहीं बड़ा उनको चैलेंज बीजेपी से मिल रहा है। विधानसभा में भी बीजेपी ने, ठीक है, वो मतलब जहाँ पे थे वहाँ से उन्होंने काफ़ी वो किया है। संदेश खाली एक ऐसा इशू आया है जो ममता बनर्जी के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द हो गया है। उसके साथ कई और तरह के मतलब करप्शन के केसेस आए हैं, या आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो शिक्षकों का जो निरस्त किया था हाई कोर्ट ने, वो मसला भी चल रहा है। तो कई सारी एक साथ चीज़ें चल रही हैं जो ममता बनर्जी के लिए इस समय में, एक तो इंडिया अलायंस बना था, उसमें ममता बनर्जी की एक अलग रहा है, वहाँ पे एक इंटरनल द्वंद्व अलग चल रहा है। उनकी पार्टी के अंदर काफ़ी आपस में ही कई सारे लोग, वो हर दिन आपको पता चलता है कोई निकाला जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ है, मेरे ख्याल में इस समय ममता बनर्जी की जो फुटिंग 2019 में थी वो फुटिंग 2024 में नहीं है। लेकिन बंगाल, आरती और नीरज जी, आप दोनों लोग, बंगाल वो राज्य है जहां पर उम्मीद बीजेपी को है कि वहां पर वो आगे ही थोड़ा बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में तो मैक्स आउट कर चुके हैं और वहां पर अब यही है कि या तो आप मेंटेन करें या कुछ लूज करें। पर बंगाल में इन्होंने लगातार मेहनत की और बीजेपी हमेशा एक बहुत लंबी स्ट्रैटेजी, एक लंबी लड़ाई लड़ती है, कोई बेस ना हो तो भी वो लगे हुए थे। तो इसका नतीजा इस दफा जो संजय जैसा कह रहे हैं कि ज्यादा टफ है ममता बनर्जी के लिए। क्या संदेश खाली का कोई असर चुनाव पर भी पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सब लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों नहीं बनाया बंगाल में, आखिर दोनों पार्टनर्स हैं इंडी में। पर ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि सारे एंटी ममता वोट्स जो हैं वो सारे बीजेपी के खाते में जाएं। वो चाह रहे थे कि डिवीजन हो उसमें, इसीलिए कांग्रेस और वामपंथी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं और भाजपा अलग लड़ रही है। तो सब जगह 3-वे कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन था क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम था कि उनका जो फुटिंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। अब ये कितने 3 टर्म है, ये तीसरा टर्म है उनका, तो वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पहले थी। पर उनका ये एडवांटेज है कि मुस्लिम वोट बंगाल में 30% है और वो बिल्कुल पोलराइज होगा उनके साथ। और ये बेल्ट जो है, दिस इज द बिग मुस्लिम बेल्ट ऑफ बंगाल। ये 4 सीटें जो हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, मालदा, पहले तो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, पर पिछली बार तो ममता बनर्जी ने 3 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। तो ये मुस्लिम वोट का जो पोलराइजेशन है ना, ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। नीरज जी, मुस्लिम वोट पोलराइज है तो दूसरा साइड इकट्ठा पोलराइज्ड है क्या? ये वो बट गया वोट? मैंने जो मीटिंग देखी थी प्रधानमंत्री की मालदा में, जो कि कांग्रेस का एरिया रहा है, और जो क्राउड रिस्पांस था ना, आप ओवर द इयर्स जज करना सीखते हैं क्राउड को देख के कि मतलब स्पॉन्टेनियस क्राउड है या जो मैं कहती हूँ लाइव क्राउड या डेड क्राउड है। तो ये क्राउड मुझे लगा, कई मीटिंग्स प्रधानमंत्री की देखी जो ठीक ठाक थी, लेकिन ये लाइव क्राउड था मालदा का। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं, जैसा आप कह रहे हैं ना, जो कि एफर्ट है कि 18 सीटों से ज्यादा, ऑफ कोर्स ये तो मान रहे हैं कि हम 25 सीटें जीतने वाले हैं बीजेपी वाले, लेकिन 1, 2, 3 जरूर ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त इस बुलेटिन